मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप जानते हैं कि अभी चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है और यह शिखर सम्मेलन अभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके केंद्र में क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। और खासकर चूंकि यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है, इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए यह टॉपिक स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात कि इसमें जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस घोषणा पत्र में बकायदे पहलगाम में जो हिंसा हुई थी उसकी घोर निंदा की गई है और ये साफ कहा गया है कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत की कूटनीतिक जीत मैं इसलिए कह रहा हूं और अखबार भी लिख रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है चीन, और चीन का जो हाथ है वो पाकिस्तान के कंधे पर है। इसके बावजूद यदि भारत इसे शामिल कराने में सफल रहा है तो ये कोई आसान बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें भाग लिया। शिखर सम्मेलन में ज़्यादातर यही होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं या कह लीजिए कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वे भाग लेते हैं। चीन के तो राष्ट्रपति थे ही, पुतिन साहब भी आए रशिया से, और सच पूछे तो जो दूसरे सदस्य हैं वो तो थे ही, लेकिन इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो सम्मेलन था वो इन तीन देशों की आपसी बातचीत पर केंद्रित रह गया। पूरी दुनिया की निगाहें इन तीन देशों के परस्पर बातचीत पर लगी हुई थी। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आप बड़े आराम से दे देंगे। इसका उत्तर है अमेरिका की फिलहाल टैरिफ की नीति। इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है। सवाल यह उठता है कि अमेरिका का अभी जो रवैया बन गया है उसका हल क्या होगा। देखिए, दुनिया में हमेशा ये हुआ, ये पहली बार नहीं हो रहा है। संकट पैदा होते हैं, वो संकट की घड़ियां आ जाती हैं, और जब संकट की घड़ियां आती हैं तो उनके निवारण के लिए फिर आवश्यक उपाय भी किए जाते हैं। चाहे आप यूएनओ के निर्माण को देख लीजिए या और जो दूसरे संगठन बने हैं आप उनको देख लीजिए, उनके निर्माण के पीछे परिस्थितियां ही रही हैं। तो अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों में यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तीन देशों का एक संगठन बन जाए, और इस संगठन को कुछ लोगों ने नाम दे दिया है RIC। जैसे ब्रिक्स है उधर, तो RIC। R यानी कि रसिया, I इंडिया, C चाइना। इन तीन देशों का हो सकता है कि एक ट्रायंगल बन जाए, जैसे क्वाड है, क्वाड के तर्ज पर आप कह सकते हैं। क्वाड 4 देशों का संगठन है, ये 3 देशों का संगठन बन सकता है, क्योंकि इन 3 देशों के हेड के बीच में जिस तरह से बातचीत हुई है और बहुत ही सद्भावनापूर्ण बातचीत हुई है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जापान के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन में पहुंचने से पहले जापान गए थे। जापान ने भारत को पूरी तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया है। चीन जब वे पहुंचे तो चीन के साथ जो उनकी बातचीत रही है वह अपने आप में सच पूछे तो अद्भुत रही है, और ऐसा लगा कि अब चीन भी भारत के साथ अपने संबंधों पर बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पुनर्विचार कर रहा है। दोनों देश जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो उस बातचीत से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं वो कुल मिलाकर के ये हैं कि जो सीमा विवाद है उसे हल किया जाना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। साथ ही साथ व्यापार बहाली और वीजा के नियमों को आसान करने की तो घोषणा ही कर दी गई है। रेयर अर्थ सप्लाई में सहयोग का संकेत मिला है, और ये कम बड़ी बात नहीं। और आप जानते हैं कि जिसे हम रेयर अर्थ कहते हैं उसके 90% उत्पादन पर सिर्फ चीन का अधिकार है, और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो चीन के साथ हमारे संबंध हैं वो अब काफी सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भविष्य के लिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FAIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना
10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। रशिया के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, रशिया के साथ हमारे जो संबंध है बहुत प्राचीनतम रहे हैं। इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। 1971 के युद्ध में रशिया ने बहुत गंभीर दौर में भारत का साथ दिया था और लगभग वो लगातार साथ देता चला आ रहा है। ठीक है, अभी हमारा झुकाव किन्हीं कारणों से अमेरिका की तरफ हो गया था। अब आप देखिए कि यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच अपना संतुलन बनाए रखा है और भारत जो भी कोशिश कर रहा है इन दोनों के बीच में शांति स्थापित करने की, दोनों देश अलग अलग तरीके से इसकी सराहना कर रहे हैं। पुतिन साहब तक ने इसकी सराहना की है। यह हमारी जो विदेश नीति है उसका जो एक संतुलित स्वरूप है, चरित्र है, उसकी एक मिसाल है। दोस्तों, अभी जो भारत की विदेश नीति जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही है उसमें आपको 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मालूम पड़ेंगे। नंबर 1, भारत अमेरिका, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ साथ अफ्रीका, इन सब के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए कि कैसे टैरिफ बम के बाद भारत ने 40 देशों के साथ अपने व्यापारिक सहयोगों को बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। जो दूसरी बात है वो है कि भारत अब लगभग ग्लोबल साउथ की मान्यता प्राप्त आवाज बन गया है, या यूं कह लीजिए कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो लीडरशिप भारत के पास थी वह लगभग पुनर्जीवित हो गई है। लेकिन इसी के साथ ही जो तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इंडिया फर्स्ट की नीति को हम छोड़े बिना ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका ऐसा नहीं कर पा रहा है। अमेरिका में नारा दिया गया अमेरिका फर्स्ट, लेकिन आप देखिए कि वो अमेरिका को फर्स्ट बनाने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं। हर देश कहता है हमारा देश फर्स्ट, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही मैच्योर पॉलिसी की जरूरत पड़ती है जो अभी आपको भारत में दिखाई देगी। दोस्तों, अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इन 3 देशों का परस्पर संगठन बन जाए, बाद में शामिल होते रहेंगे। और यदि इन 3 देशों का संगठन बनता है तो आप इसकी ताकत देखिए। हम G7 के बारे में बात करते हैं और दूसरे संगठनों के बारे में, G20 के बारे में बात करते हैं, लेकिन यदि हम इन 3 देशों की ताकत को मिला दें तो आप देखिए कि किस तरह का आंकड़ा हमारे सामने आता है। इन 3 देशों में दुनिया की 3 अरब आबादी यानी कि लगभग 37% लोग रहते, केवल 3 देशों में। 200 देशों की दुनिया है लगभग, और इन 3 देशों में 37% पॉपुलेशन रहती है। इनकी जो संयुक्त जीडीपी है, अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 22.4% और अगर पीपीपी की बात करें तो 34.2% है। सोच करके देखिए। और दुनिया का जो 20% जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इन 3 देशों के पास है। चलिए हम सैन्य दृष्टि से सोच लें। इन 3 देशों की कुल सैन्य क्षमता 46 लाख है, जो नाटो से भी ज्यादा है। चलिए, तो एक तरफ की बात हो गई। संसाधनों में भी ये देश कम नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि चीन का 90% रेयर अर्थ तत्वों पर नियंत्रण है। रूस के पास तेल गैस के भंडार हैं। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो इन तीनों देशों के पास भरपूर खाद्यान्न सुरक्षा है। और जब हम हिंद महासागर, दक्षिण चीन समुद्र और आर्कटिक रूट की बात करते हैं तो क्या इन 3 देशों के बिना इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है? इसमें से 2 देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और फिर भारत तो विकासशील देशों का लीडर बनकर के उभर ही रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत धीरे धीरे हब बनने की ओर बढ़ रहा है और हमारे पास जो श्रम शक्ति है उसे दुनिया स्वीकार भी करती है। तो दोस्तों, अगर आप इन सबको मिला देंगे तो आपको लगेगा कि सच में यदि ये 3 देश आपस में मिल करके एक कोई भी फैसला कर लेते हैं तो यह अपने आप में दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी और ये किसी भी चुनौती का सामना करने में अपने आप को सक्षम बना लेंगे। दोस्तों, अभी संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन जो हुआ
उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि एक डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए, एससीओ डेवलपमेंट बैंक, और उसकी कार्रवाई तेज कर दी गई है। और शायद आपको ये भी जानकारी होगी कि जो ब्रिक्स के देश हैं उन्होंने बाकायदे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर दिया है, और ब्रिक्स पे जैसे भुगतान सिस्टम ने पश्चिमी वित्तीय ढांचे के सामने एक चुनौती पेश कर दी है। शंघाई सहयोग संगठन भी क्या आपको थोड़ा बहुत उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ जान पड़ रहा है, जब बाकायदे शंघाई सहयोग संगठन एक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है और अखबारों में भी पढ़ने के बाद इस तरह का आभास हो रहा है कि ये जो तीन देश हैं आपस में मिलकर के दुनिया की चुनौतियों का न केवल सामना कर सकेंगे बल्कि चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत कर सकेंगे। फ्रेंड्स, फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही, और अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।